विद्यार्थी हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अध्याय 5 अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है पुष्प पादपों की आकारिकी। हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 पुष्प पादपों का शरीर। तो इसके बारे में हम एक-एक लाइन हम साथ में पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को सिर्फ दिखावा नहीं करना है पढ़ाई करने का, ठीक है? कि आपने एनसीईआरटी का पढ़ लिया एक बार बस। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना भी चाहिए, ठीक है? इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे भी इसको। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे ऊतक तंत्र के बारे में और द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री पादपों का शरीर, ठीक है? उनकी जड़, तना और पत्ती के बारे में, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों का शरीर। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में संरचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं, तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। तो इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। इसके विषय में पढ़ेंगे उच्च पादपों में, उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक, उनकी रचनात्मक और उनकी कार्यात्मक, यानी कि वो किस तरह से कार्य करते हैं और उनमें उनकी रचना किस प्रकार कितनी मतलब जैसे कि उनकी जड़, तना और पत्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधों के भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर कहते हैं, शारीर कहते हैं। शारीर का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है? पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई क्या है? सेल है, कोशिका। कोशिका ऊतकों में ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। कोशिका ऊतकों में इनकी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं, ठीक है? और अंगों से मिलकर बनता है अंग तंत्र। ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आपने 11th-12th में आई थिंक और जो लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि ये सेल जो है ये जैसे कि ये सेल है, सेल बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, ठीक है? बहुत सारी सेल्स मिलके ऊतक बना लिया और फिर बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। जैसे कि जैसे हमारे अंग हैं, जैसे कि हार्ट हो गया और किडनी, लीवर, ये सब अंग हैं। तो ये ऊतकों से मिलकर बने हैं, ठीक है? और ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो वो लंग्स से मिलकर बना है, ठीक है? और ऐसे ही हमारा पाचन तंत्र जो है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, ठीक है? तो इसी प्रकार से बताया गया है, ओके? तो ये बोल रहे हैं कि पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। ये पौधों के बारे में बताया गया है, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल जो है अपनी बॉडी का दिया था, हम ह्यूमन बॉडी का। एंजियोस्पर्म्स में एक बीजपत्री की शारीरिक द्विबीजपत्री में से भिन्न होती है। एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है, ओके? भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। इस पैराग्राफ में बस कुछ नहीं बताया गया, बस उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस प्रकार इस जो है हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र के बारे में क्या लिखा है? हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ हम देखें कि पौधों के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र है बाह्यत्वचयी ऊतक तंत्र, भरण तथा मौलिक ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र। तो इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि तो पहले क्या हम लोग जो पिछले चैप्टर्स उनमें हम पढ़ रहे थे सेल्स के बारे में, ठीक है? कोशिकाओं के प्रकार, उनके आधार पर कोशिकाओं के बेस पर वर्गीकरण कर रहे थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि तो अब हम ऊतकों के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ऊतक की रचना और स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। फर्स्ट बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, सेकंड भरण एवं मौलिक ऊतक तंत्र, थर्ड है संवहनी ऊतक तंत्र। तो बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र में क्या बताया गया है ये हम अध्ययन करेंगे। बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्यत्वचीय कोशिकाएं, रंध्र अथवा तथा बाह्यत्वचीय उपांग मूल लोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और ये एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा प्रायः
एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचा कोशिकाएं पेरेन्काइमा होती हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। अच्छा, मूल में जो जड़ है उसमें क्या रहेगी? क्यूटिकल नहीं पाई जाएगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। जड़ में जो है वो क्यूटिकल नहीं पाए जाते हैं। ओके। रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये जो है ना, घास में कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी में और पीजीटी के जो बाकी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये देखिए, ये है जो घास की, ये डंबलाकार, ये डंबल जैसी आकार की कोशिकाएं रहेंगी, ये घास की हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली, आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी-कभी कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण रूप होती है, जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है। तने पर पाए जाने वाली ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्रहोतंत्र में यह त्वचारोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित, कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। तो ये काफी लंबा पैराग्राफ है। तो आपको अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझाती हूँ शॉर्ट में। ओके। तो देखिए, ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पैराग्राफ से काफी क्वेश्चंस बने हैं। ओके। अपने बायोलॉजी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो सबसे पहले ये जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है, तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र क्या है? पौधे का जो बाहरी आवरण है, जैसे कि पौधे का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वही कहलाता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग आते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले कोशिकाएं रंध्र यानी कि स्टोमेटा, और उपांग बाह्य त्वचीय उपांग मूल रोम। कितने भाग होते हैं इसके? एक इसके अंतर्गत आते हैं, देखिए, स्टोमेटा आते हैं और मूल रोम आते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, और जो बाह्य त्वचा है जो पौधों की त्वचा है, और ये क्या होती है? एक दूसरे से सटी हुई कोशिकाएं होती हैं और एकल सतह वाली होती है बाह्य त्वचा। कैसी सतह वाली होती है? एकल सतह वाली। ओके, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? पेरेन्काइमा। ठीक है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इसके। ओके, पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, क्या है कि किसकी मात्रा? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की मात्रा जो है कम पाई जाएगी पेरेन्काइमा कोशिकाओं में। और क्या होता है इसमें? ये क्वेश्चन भी आया है, देखिए, कि ये सतह, बाहरी सतह जो मोम की मोटी परत, यानी कि जो क्यूटिकल होती है ना, वो कैसी रहती है? मोम की मोटी परत को ही क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। तो ये क्या होता है कि जो मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आया था कि इसमें पूछा गया था कि जो है बाह्य त्वचा की बाहरी सतह जो मोम की मोटी परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल कैसी होगी? मोम की मोटी परत होगी। ठीक है, मोम की मोटी परत से ढकी होती है। मोम की मोटी परत नहीं, मोम की मोटी परत से ढकी रहेगी, उसे कहेंगे क्यूटिकल। ठीक है, तो क्यूटिकल का कार्य क्या है कि वो पानी की हानि नहीं होने देती है। ओके, पानी की हानि नहीं होने देती है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो जड़ है उसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाएगी। ओके, एब्सेंट रहेगी। और फिर इसके पश्चात इसमें स्टोमेटा के बारे में बताया गया है, यानी कि रंध्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रंध्र की ऐसी संरचनाएं हैं जो कि बाह्य त्वचा पर रहती हैं। किसकी? पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा बाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे भी लिखा है, देखिए, रंध्र क्या है? बाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय करते हैं। ठीक है, और रंध्र में क्या रहेगा? ये रंध्र है तो इसमें क्या रहेगा? ये सेम के आकार की, ये देखिए, सेम के आकार की क्या रहेंगी?
कोशिकाएं रहेंगी। इन कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। और इसमें यही बताया गया है कि जो घास होती है ना, तो घास में ये द्वार कोशिकाएं हैं वो डंबल के आकार की होती हैं। कैसी? नॉर्मली ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? सेम के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? सेम के आकार की। लेकिन जो घास है उसमें ये कोशिकाएं कैसी रहेंगी? डंबल आकार। ठीक है, कैसी रहेंगी? डंबल आकार। इसके पश्चात इसमें यही बताया गया है कि ये जो द्वार कोशिका है, इसकी जो बाहरी भित्ति देखिए अलग ही दिख रही है। जो अंदर वाली जो भित्ति होगी ये मोटी होगी और बाहरी भित्ति इसकी पतली होगी। दिख रही है ना आपको अच्छे से? आंतरिक भित्ति कैसी होगी? ये अंदर वाली जो भित्ति होगी वो होगी मोटी, ओके, और बाहरी भित्ति कैसी होगी? पतली होगी, ओके। 1 सेकेंड, पेन ले लूं मैं। हाँ, तो ये जो बाहरी भित्ति होगी पतली, आंतरिक भित्ति होगी मोटी, ओके। और इसमें क्या-क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो स्ट्रोमेटा का, जैसे ये स्ट्रोमेटा खुला हुआ है, ठीक है? तो इसके बंद होने और खुलने का जो कंट्रोल रहता है वो किसके पास रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट रहता है द्वार कोशिकाओं में। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट रहता है जिससे इसको हरा कलर प्रदान होता है, ठीक है? तो ये जो स्टोमेटा है, रंध्र है, उसके खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है, ठीक है? और इसमें और कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है? इसके इसके आसपास और त्वचीय कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। सहायक, ये जो उसके बाहर की कोशिकाएं हैं, इसको इरेज कर लेती हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो ये इसकी जो बाहर की कोशिकाएं हैं इन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इसमें भी ये सहाय देखिए, इसमें ये सहायक कोशिकाएं इतनी ज्यादा वाइड नहीं है। इसमें देखिए ये फूली हुई है सहायक कोशिकाएं। ये घास का चित्र है, ठीक है? ये घास की उसका चित्र है, द्वार कोशिका का, रंध्र का, स्टोमेटा का, ओके। तो ये बताया गया है इसमें, इनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और ये रंध्रीय छिद्र हो गया, और ये द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? रंध्रीय तंत्र, ठीक है? स्टोमेटल सिस्टम, रंध्रीय तंत्र बनाएंगी। तो ये बताया गया है किसके बारे में? बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में। और इसके बारे में और क्या बताया गया है कि इस पर क्या होते हैं? बहुत सारे रोम पाए जाएंगे। किस पर? बाह्यत्वचीय कोशिकाओं पर। ये देखिए, ये जो बाहर की ये बाह्यत्वचीय कोशिकाएं हैं इसकी, ये जो बाह्यत्वचीय कोशिकाएं हैं इन पर क्या पाए जाएंगे? यहाँ पर बहुत सारे रोम पाए जाएंगे। इन्हें क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं, ठीक है? मूल रोम क्या करते हैं? दृढ़ीकरण स्वरूप होती हैं, कोशिकाओं का दृढ़ीकरण स्वरूप होती हैं, जल खनिज तत्वों के अपशोषण में सहायक हैं। हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि मूल रोम क्या कर रहे हैं? जड़ के बारे में जब पढ़ा था, जड़ की संरचना पढ़ी थी, तो उसमें मूल रोम पाए जा रहे थे। तो मूल रोम क्या कर रहे थे? उनका क्षेत्रफल बढ़ा रहे थे। क्षेत्रफल बढ़ा के उनका क्या कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा जल और खनिज तत्वों का अपशोषण जो है बढ़ा रहे थे। तो वैसा ही इसमें ये है कि ये क्या कहेंगे? जल और खनिज तत्वों का अपशोषण में सहायक होते हैं, ठीक है? तने पर पाए जाने वाले जो ये बताया गया है कि जो तने पर पाए जाते हैं, जो बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं त्वचारोम, ठीक है? ट्राइकोम्स कहते हैं, ठीक है? तने पर पाए जाने वाले जो रोम होंगे उन्हें कहेंगे त्वचारोम, ओके। तो ये कैसी है? जो प्रभुतंत्र यानी कि तना का जो तंत्र होगा उसमें क्या रहेंगे? ये मूल रोम रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? त्वचारोम कैसे रहेंगे? मूल रोम यानी जड़ में पाए जाने वाले रोम, और जो त्वचारोम होते हैं वो तने में पाए जाने वाले रोम, ठीक है? समझ में आया आपको? तो ये त्वचा में पाए जाएंगे तो उन्हें कहेंगे त्वचारोम। और ये कैसे रहते हैं? बहुकोशिकीय रहते हैं, ठीक है? ये साखत असाखत भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि के, बाष्पोत्सर्जन भी जब होगा तो उससे जो हानि होगी तो ये जल की हानि को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है? त्वचारोम जो कि तने में पाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, कौन सा? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको उसके समझ में आया हो। और आपके जो मैंने ये स्टार लगाए हैं ना, आप ये नोट्स बना लीजिए इसके, इससे क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम ऊतक तंत्र के टाइप्स ही पढ़ेंगे, उसके टाइप्स कवर करेंगे। फिर आगे जो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके लर्न कीजिए। इकट्ठा लोड नहीं लेना है, जिसमें अच्छे से समझ में आए चीजें, ठीक है? तो आराम आराम से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी काफी टाइम है एग्जाम को। तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, गहराई से पढ़ाई करेंगे, ओके। तो बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कह बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पेरेन्काइमा कोशिकाएं प्रायः बलकुट, कॉर्टेक्स, परिरंभ पित्त तथा मज्जा किरण में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। इसे पर्ण मध्य ऊतक मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल।
अच्छा, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताया गया है भरण ऊतक तंत्र के बारे में, ज़्यादा शॉर्ट में ही बताया गया है, इसमें डिटेल नहीं है। तो जितना बताया गया है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये एक पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? तो जो हमने अभी बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र पढ़ा है, बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र और आगे जो दिया गया है संवहन ऊतक तंत्र, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो सभी ऊतक बचे हैं उन्हें कहते हैं भरण ऊतक। ठीक है, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र और संवहन बंडल को छोड़कर अतिरिक्त जो भी है वो भरण ऊतक है। तो इसमें भरण ऊतक में क्या आएगा, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे हैं भरण ऊतक तंत्र। ठीक है, पेरेन्काइमा हमारे साथ बोलिए। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है, भरण ऊतक तंत्र है। ठीक है, और जो प्राथमिक तना होगा जो प्राथमिक, उसमें क्या होगा, उसकी बलकोट कॉर्टेक्स यानी कि उसकी बाहरी सतह, परिरंभ, पित्त और मज्जाकिरण, ये किससे बनी होती है, पेरेन्काइमा सेल्स से। ओके, पेरेन्काइमी सेल्स से बनी रहेंगी तनी में, प्राथमिक तनी में सारी जो ये संरचना है ये पेरेन्काइमा सेल्स से बनी रहेंगी, यानी पेरेन्काइमा सेल्स का जो रोल है यहाँ पर ज्यादा होगा प्राथमिक तनी में। ओके, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, बहुत ज्यादा ही हो गया है। 1 सेकेंड। हाँ, ये कलर अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, हाँ इसमें ये पाई जाएंगी पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और ये क्या रहेगा, प्राथमिक तनी में पेरेन्काइमा कोशिकाओं से, ये हम आगे पढ़ेंगे, जो हम एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तना पढ़ेंगे। तो जो सारी जो बाहर की कॉर्टेक्स संरचना होती है, परिरंभ होती है, पित्त होती है, सारी पेरेन्काइमा सेल से बनी रहती है। ओके, और इसमें और ये जो पत्तियों का भरण ऊतक क्या है, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, इनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मीजोफिल। ठीक है, ये भरण ऊतक, तीनों भरण ऊतक को मिलाकर क्या कहेंगे, मीजोफिल कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं पर्ण मध्य ऊतक। ठीक है, पर्ण मध्य ऊतक, मीजोफिल। ओके, तो इतना ही बताया गया है भरण ऊतक तंत्र के बारे में, और इसके बारे में आप मानिए मेरी बात, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके पूरे फंक्शंस पढ़ेंगे, ये किस प्रकार मिलकर बनती है, ये हम आगे पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो आप इस पर स्टार लगा दीजिए कि इनके बारे में हमें आगे पढ़ना है अच्छे से। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपना लास्ट ऊतक तंत्र है जो थर्ड टाइप है, संवहनी ऊतक तंत्र, इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। तो ये रहे अपने जाइलम फ्लोएम, जो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि जाइलम जो है वो उसको जल खनिज तत्वों को ऊपर तनी में, ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम जो है पत्तियों से भोजन को सारे वृक्ष में ले जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, लेकिन आपको अभी ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ये संवहनी ऊतक तंत्र का के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आते हैं संवहनी ऊतक तंत्र के अंतर्गत। संवहन, संवहन से आप समझ लीजिए, संवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना। ठीक है, तो ये संवहन करते हैं। तो ये आते हैं संवहन ऊतक तंत्र के अंतर्गत। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं, उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है। तो ये देखिए, ये लाइन जो है, द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम पाया जाएगा, ये एक तरह से डिफरेंस है। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है। तो चलिए पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। ओके, क्योंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को अरीय कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जैसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन मंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। तो ये बस इतना ही है इसमें संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में, उसका डायग्राम भी बताया गया है। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के संवहन मंडल। तो आपने मेरे साथ पढ़ी एक एक लाइन, तो आपको अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और बस फिर आगे बढ़ गए। समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती भी हूँ। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से, ताकि ये हमारी मेमोरी में अच्छे से याद रहे। ओके, तो संवहनी ऊतक तंत्र सबसे पहले तो ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये जटिल ऊतक हैं। ठीक है, कैसे हैं जटिल ऊतक, जाइलम और फ्लोएम।
तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे, जाइलम और फ्लोएम आएंगे, ठीक है। और ये जो जाइलम फ्लोएम है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, संवहन मंडल। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाएंगे, संवहन मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये और ये जो लाइन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो इसका मतलब एक तरह से डिफरेंस है ये, कि जैसे एक बीजपत्री जो है, कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये एक बीजपत्री तना या पौधा है, ये जड़ है, और ये द्विबीजपत्री है। तो एक बीजपत्री में क्या होगा कि एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, और द्विबीजपत्री में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है, और क्या होता है कि इनमें क्या होता है, द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो द्विबीजपत्री पौधों में, उनमें क्या होता है, उनमें द्वितीयक विभाजन होता है, ठीक है। तो इनमें सम कैम्बियम पाया जाएगा, और ये द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाएगा, खुला संवहन मंडल, ओके। तो आइए इसमें से देखते हैं कौन सा है। संयुक्त खुला संयुक्त बंद, ये देखिए, ये है खुला संवहन मंडल, ये पाया जाएगा द्विबीजपत्री पौधे में, ठीक है। ये कैम्बियम, देखिए ये कैम्बियम है, ये द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाएगा, ओके। तो इसके पश्चात इसमें क्या लिखा है कि एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता है, ठीक है, और द्वितीयक ऊतक भी नहीं बनाते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक बीजपत्री पौधों में क्या पाया जाएगा, बंध संवहन बंडल पाया जाएगा, ठीक है। और द्विबीजपत्रों में कैसा बंडल पाया जाएगा, खुला। द्विबीजपत्रियों में, फिर से बोलिए मेरे साथ, द्विबीजपत्री पौधों में खुला संवहन मंडल पाया जाएगा, एक बीजपत्री पौधों में बंद संवहन मंडल पाया जाएगा। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होता है, और द्विबीजपत्री पौधों में कैम्बियम होता है, ठीक है। और इसके पश्चात क्या बताया गया है इसमें, कि जो जाइलम और फ्लोएम होंगे, जाइलम और फ्लोएम कैसे होंगे, भिन्न त्रिज्या पर, यानी कि अलग अलग रेडियस पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जिनमें ये अरी, अरी आप अरी समझते हैं, अरी का मतलब इंग्लिश में रेडियल होता है। जैसे कि ये गोल है, गोल संरचना है, रेडियल मतलब इसको कहीं से भी भी कहीं से भी अगर आप दो भागों में बांटेंगे किसी भी प्रकार, तो ये दो भागों में बट जाएगा, ठीक है। कहीं से भी बांटेंगे तो अरीय, अरीय किसको कहते हैं, जिनमें क्या होता है, मूल में यानी कि जड़ों में क्या पाया जाएगा, अरीय, जड़ों में अरीय बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो भिन्न भिन्न त्रिज्या पर, जैसे कि ये देखिए, ये जो है, ये संरचना किसकी है, ये संरचना है अरीय संवहन मंडल की, जो में पाया जाएगा मूल में, जड़ में। तो इसमें ये देखिए, ये जाइलम है, ये जाइलम अलग त्रिज्या पर है, देखिए ये अलग त्रिज्या पर स्थित है, और ये फ्लोएम जो है ये अलग त्रिज्या पर, ये बाहरी परिधि पर स्थित है फ्लोएम, और जाइलम जो है सेंटर में स्थित है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि इसमें जाइलम जो है मध्य त्रिज्या पर पाया जाएगा, और जो फ्लोएम है वो परिधि पर पाया जाएगा। ये पाए जाते हैं जड़ में, ठीक है। इनको कहते हैं अरीय, इनको कहते हैं अरीय संवहन मंडल, जो कि जड़ में पाए जाएंगे। और संयुक्त संवहन मंडल, यानी कि इसमें देखिए, इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है, अलग अलग त्रिज्या पर है, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों जुड़े हुए हैं, जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, संयुक्त हैं। तो ये संयुक्त जो है बंद है, ये संयुक्त खुला है। संयुक्त खुला द्विबीजपत्री, और संयुक्त बंद एक बीजपत्री में, ठीक है। तो ये संयुक्त बंद है, जिसमें क्या पाया जाएगा, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, और इसमें कैम्बियम पाया जाता है, ओके। तो यही बताया गया है, संयुक्त बंडल में जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, तने और पत्तियों में। यानी कि ये देखिए, ये जो है अरीय, तो ये इसमें जो अलग अलग त्रिज्या पर होंगे, ये पाया जाएगा ओनली जड़ में। जड़ में जो संवहन ऊतक तंत्र है इस प्रकार का पाया जाता है। बहुत गंदा कर लेती हूँ मैं यार, को साफ करते हैं थोड़ा। तो देखिए जो जड़ है, उसमें जो है, जड़ में जो संवहन ऊतक तंत्र है इस प्रकार का पाया जाएगा अरीय, ठीक है। जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग उपस्थित होंगे, अलग अलग त्रिज्या पर। लेकिन जो तना है, यानी कि जो स्टेम है और जो पत्तियां हैं, उनमें पाया जाएगा संयुक्त। जाइलम और फ्लोएम कैसे होंगे, एक ही साथ होंगे, एक साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जो संयुक्त संवहन मंडल है उसमें क्या होता है, फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है, ठीक है। ये किनारे पर जो है फ्लोएम पाया जाएगा, फिर इसके अंदर जाइलम पाया जाएगा, ठीक है, जाइलम। और ये कैम्बियम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ऊतक तंत्र के जो प्रकार हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं इस वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए अब जो है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों का शरीर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।